तो हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। प्यारे स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स अच्छे होंगे। यहाँ पर आप सभी की चल रही है एनुअल एग्जामिनेशन यानी वार्षिक परीक्षा। क्लास 9th के विद्यार्थियों के लिए हम लेकर आए हैं एसटी कोड का, जो सब जगह पूछा जा रहा है सभी विद्यार्थियों के विद्यालय में कि सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी क्लास 9th का हम वार्षिक पेपर एनुअल एग्जामिनेशन लेकर आए हैं। तो सभी लोग वीडियो को ज़रूर देख कर जाएँ। साथ में कहना कि यदि आप हमारा 10th क्लास का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप जुड़ सकते हैं हमसे। चलिए, पहला प्रश्न यहाँ पर है, फ्रांसीसी उपनिवेश में दास व्यापार की समाप्ति किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर है आपका सन 1848 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रूस में क्रांति किस वर्ष हुई थी? ये सभी को पता होना चाहिए। रूस में 1917 में, फ्रांस की 1789 में। याद रखना, दोनों बहुत पूछी जाती हैं। और रूस की 1917 में। अगला देखो, सा माने रूस, सा माने 17। रूस में कुलक कौन थे? रूस में कुलक कौन थे? कुलक जो थे वो अमीर किसान थे। क्या थे भैया? अमीर किसान थे। ठीक, रिच फार्मर थे। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था। अब कह रहा कि इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था वर्साय की संधि। क्या थी? वर्साय की संधि हुई थी। अगला, बिरसा मुंडा ने किस क्षेत्र में बन समुदाय के विद्रोह का नेतृत्व किया? तो इसका राइट आंसर होगा छोटा नागपुर। अगला, भारत के उत्तर में स्थित है, भारत के उत्तर में स्थित है हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत। अगला देखते हैं, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी क्या कहलाती है? तो कन्नड़। क्या कहलाती है? कन्नड़। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। कौन सी है भैया? यमुना। अगला देखते हैं, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है? नेगेटिव पूछा गया। नेगेटिव होगा इसका जनसंख्या, जनसंख्या हो गया। अगला देखते हैं, सिमलीपाल जीवमंडल निचय कौन से राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। ध्यान रखेंगे, उड़ीसा। उड़ीसा का लोक नृत्य है उड़ीसी। लोकतंत्र में संप्रभुता निश्चित होती है किसके द्वारा? जनता में। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली सभा में कितने सदस्य थे? कितने सदस्य? 299, 299। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ये भी राष्ट्रपति ही करता है। गुआंतनामो बेजोल कहाँ है? गुआंतनामो बेजोल कहाँ है? ये इसका राइट आंसर होगा क्यूबा में। कहाँ है? क्यूबा में होगा। अगला आपका देखेंगे प्रश्न कह रहा है कि पालमपुर गांव में हाई स्कूल कितने हैं? पालमपुर गांव में हाई स्कूल कितने हैं? तो केवल एक हाई स्कूल है, इसीलिए प्रश्न पूछा गया है। कौन प्राथमिक गतिविधि नहीं? निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक गतिविधि नहीं है? बैंकिंग जो है ये प्राथमिक गतिविधि नहीं है। निर्धनता का क्या अर्थ है? गरीबी। तो इसमें ये सभी हो जाएगा राइट आंसर। कालाहांडी व काशीपुर किस राज्य में स्थित है? ये उड़ीसा में है, कालाहांडी। ठीक, और काशीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, अनाज की उपलब्धता भारत में किस घटक के कारण और भी सुनिश्चित हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आ और बा दोनों, यानी सा विकल्प। ठीक, आप देखते हैं भाई आपके थ्योरिकल प्रश्न। पहला क्वेश्चन क्या है, बस्तर के लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया? अथवा उन कारकों का उल्लेख कीजिए जिनके फलस्वरूप जर्मनी में हिटलर का उदय हुआ। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर देखते हैं यहाँ पे। बस्तर के लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया? तो देखो, बस्तर के लोगों ने 1910 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया क्योंकि अंग्रेज वन कानूनों के जरिए उनके पारंपरिक अधिकारों को छीन रहे थे। अंग्रेजों ने 2/3 जंगलों को आरक्षित घोषित कर दिया था, जिससे स्थानीय लोगों का शिकार करना, फल इकट्ठा करना और झूम खेती करना बंद हो गया था। साथ ही उन्हें बिना वेतन के बेगार के श्रम करने के लिए मजबूर किया जाता था। इन्हीं आर्थिक और सांस्कृतिक शोषण के खिलाफ गुंडा धुर के नेतृत्व में उन्होंने विद्रोह किया। अथवा वाले का आंसर देखेंगे, अथवा जर्मनी में हिटलर के उदय के मुख्य कारण क्या थे? तो वर्साय की संधि थी पहली। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1914 से 1918 तक जो चला था, थोपी गई इस अपमानजनक संधि से जर्मन जनता में भारी रोष था। जर्मनी की जो संधि हुई थी, वर्साय की संधि। अगला देखते हैं, आर्थिक संकट भी था। 1929 की भीषण मंदी के कारण जर्मनी में बेरोजगारी और महंगाई चरम पर थी। राजनीतिक अस्थिरता, वाइमर गणराज्य की विफलता ने एक और मजबूत नेता की कमी महसूस कराई।
हिटलर का व्यक्तित्व। हिटलर एक प्रभावशाली वक्ता था जिसने जनता को महान जर्मनी बनाने का सपना दिखाया। अब देखते हैं यहाँ पर, एक सेकंड, इसे डिलीट ही करना पड़ेगा बार बार। चलो यहाँ पर अब देखते हैं, ये हो गया पहले का क्वेश्चन। अब देखते हैं दूसरा, नदियों तथा झीलों के कुछ आर्थिक महत्व को बताएं, जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटकों की व्याख्या करें। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर अब देखेंगे फटाफट से। चलो इसको हटाते रहते हैं। देखिए, नदियों तथा झीलों का आर्थिक महत्व। तो सबसे पहला महत्व है कृषि। ये सिंचाई के लिए जल का प्राथमिक स्रोत हैं जो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती। ऊर्जा, नदियों पर बांध बनाकर जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है, ऊर्जा के काम में आती है। और परिवहन के काम में आती है, भारी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए जलमार्ग सस्ता जलमार्ग प्रदान करती हैं। पर्यटन और मत्स्य पालन, झीलें पर्यटन को बढ़ावा देती हैं और मछली पालन के जरिए लाखों लोगों के आजीविका को प्रदान करती हैं। अथवा जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण कारण। अच्छा, ये था इसका, और अब इसका अथवा वाला, अगर ये नहीं करते हो तो जनसंख्या वृद्धि के कारण। तो पहली तो जन्म दर है, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या। मृत्यु दर, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वालों की संख्या। जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होती है तो जनसंख्या बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। प्रवास, लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना, यह आंतरिक या अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है। तो ये हो गया आंसर। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, लोकतंत्रात्मक गणराज्य से आपका क्या तात्पर्य है? अथवा ये नहीं करते हो तो दूसरा, हर आदमी जानता है कि अमीर आदमी मुकदमों के समय अच्छे वकीलों की मदद ले सकता है, फिर कानून के समय समानता की बात का क्या महत्व रह जाता है? तो अब इसका आंसर देखेंगे यहाँ पर, लोकतंत्र, हाँ इसका देख लेंगे। देखो, लोकतंत्रात्मक गणराज्य दो शब्दों के मेल से बना जिसका अर्थ निम्नलिखित है, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। लोकतंत्रात्मक यानी डेमोक्रेटिक, इसका अर्थ है कि शासन की शक्ति जनता के हाथ में, सरकार का चुनाव जनता द्वारा वैश्विक मताधिकार के आधार पर किया जाता है, सरकार जनता के ऊपर जवाबदेह होती है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। गणराज्य रिपब्लिक, इसका अर्थ है कि देश का प्रमुख, जैसे भारत में राष्ट्रपति, वंशानुगत खानदानी नहीं होता है, बल्कि वह जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट रूप से निश्चित समय के लिए चुना जाता है। निष्कर्ष, अतः लोकतंत्रात्मक गणराज्य एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है और देश का सर्वोच्च पद किसी परिवार के लिए आरक्षित न होकर सभी नागरिकों के लिए खुला होता है। अब इसके अथवा वाला देखेंगे, हर आदमी जानता है कि अमीर आदमी मुकदमे के समय अच्छे वकील कर लेगा। तो इसका अर्थ देखो क्या है, यह सच है कि आर्थिक संसाधनों के कारण अमीर व्यक्ति बेहतर कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है, लेकिन कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत अभी भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि समान अधिकार, कानून की नज़र में अमीर और गरीब दोनों समान है। अदालत किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धन या सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। अगला है न्यायिक प्रक्रिया, न्यायाधीश केवल साक्ष्यों और कानूनों के आधार पर निर्णय लेते हैं, न कि इस आधार पर कि वकील कितना महंगा है। कानूनी सहायता, लीगल एड, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत सरकार उन लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करती है जो वकील का खर्च नहीं उठा सकते, ताकि गरीबी न्याय में बाधा न बने। सिद्धांत की रक्षा, यदि यह सिद्धांत न हो तो अमीर व्यक्ति खुलेआम कानून का उल्लंघन कर सकते थे। कानून की समानता यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। निष्कर्ष इसका क्या निकला, हालांकि संसाधनों में अंतर हो सकता है, लेकिन कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत एक आदर्श स्थापित कर सकता है जो समाज में न्याय और निष्पक्षता की नींव रखता है। ये भी आंसर हो गया। अब हम लोग देखेंगे अगला, एक सेकंड, ये हो गया तीसरा। अब चौथा देखोगे, कौन लोग खाद्य सुरक्षा से अधिक ग्रस्त हो सकते हैं, निर्धनता के विभिन्न आयामों को बताइए। तो चौथा प्रश्न यहाँ पर देख लेंगे, कौन लोग वाला। तो भारत में खाद्य असुरक्षा से प्रभावित होने वाले मुख्य समूह, भूमिहीन और गरीब किसान। ग्रामीण क्षेत्रों में वे लोग जिनके पास खेती के लिए अपनी ज़मीन नहीं या बहुत कम उपजाऊ जमीन में सबसे अधिक असुरक्षित हैं। पारंपरिक कारीगर और दिहाड़ी मजदूर, वे लोग जो पारंपरिक सेवाएं प्रदान करते हैं या जो दैनिक मजबूरी पर निर्भर हैं, उनके पास कोई आय का स्थिर स्रोत नहीं होता है। सामाजिक समूह, अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी और अन्य पिछड़ा और ओबीसी के, वे लोग जो भूमिहीन है या जिनकी भूमि की उत्पादकता कम है, वो प्रभावित होते हैं। महिलाएं और बच्चे, गर्भवती महिलाएं, दूध पिलाने वाली माताएं और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कुपोषण और खाद्य असुरक्षा के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोग, वे लोग जो बार बार आने वाले सूखे, बाढ़ या अन्य आपदाओं के कारण काम की तलाश में पलायन करते हैं। तो ये भी उसका हो गया आंसर। अभी इसका अथवा वाला देखेंगे, निर्धनता के आयामों को बताइए। तो यहाँ पर देखेंगे, भूखमरी और आश्रय का अभाव। निर्धनता का अर्थ है कि लोगों के पास पर्याप्त भोजन नहीं और रहने के लिए पक्का घर या सुरक्षित
छत नहीं है। शिक्षा की कमी, निर्धनता के कारण बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाता, जिससे साक्षरता की दर कमी बनी रहती है और भविष्य के अवसर सीमित हो जाते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच न होना, बीमार होने पर उचित इलाज न कर पाना भी निर्धनता का एक प्रमुख आयाम है। स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता का अभाव, सुरक्षित पीने के पानी और शौचालय सी बुनियादी सुविधाओं की कमी गरीबी को दर्शाती है। नियमित रोजगार की कमी, आय के किसी स्थिर स्रोत का न होना व्यक्ति को असुरक्षित बनाता है। असहायता की भावना, गरीब लोग अक्सर समाज में भेदभाव का शिकार होते हैं और वे अपने जीवन की परिस्थितियों को बदलने में स्वयं को असमर्थ महसूस करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रूस की साम्यवादी क्रांति 1917 के कारणों पर प्रकाश डालिए, अथवा मसाई समुदाय के चारागाह उनसे क्यों छिन गए, कारण बताइए। पांचवें प्रश्न का आंसर देखेंगे यहाँ पर। पहला कारण ये था, जार का निर्कुन शासन था। रूस में जार निकोलस द्वितीय का शासन अत्यंत स्वेच्छाचारी और भ्रष्ट था। वह जनता की जरूरतों के प्रति पूरी तरह उदासीन था, जिससे जनता में भारी असंतोष था। अगला है किसानों की दयनीय स्थिति। रूस की अधिकांश जनता और किसान थी, उनके पास बहुत कम जमीन थी और उन पर करों का भारी बोझ था। वे पुराने तरीकों से खेती करते थे और गरीबी में जीवन बिता रहे थे। मजदूरों का शोषण, औद्योगिक क्रांति के कारण शहरों में मजदूरों की संख्या बढ़ी, लेकिन उनकी स्थिति दयनीय थी। उन्हें बहुत कम मजदूरी पर 12-15 घंटे काम करना पड़ता था और उनके रहने की जगह भी बहुत खराब थी। प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, युद्ध में रूस की लगातार हार और लाखों सैनिकों की मृत्यु ने देश की अर्थव्यवस्था को तोड़ दिया। खाद्य सामग्री की कमी हो गई और महंगाई आसमान छूने लगी। बौद्धिक जागृत, मार्क्स, टॉलस्टॉय और लेनिन जैसे विचारकों ने जनता को समानता और अधिकारों के प्रति जागरूक किया, लेकिन लेनिन के नेतृत्व में बेल्शेविक पार्टी ने साम्यवादी विचार का प्रसार किया। अब देखेंगे इसके अथवा वाला, मसाई समुदाय वाला। औपनिवेशिक विभाजन, 1885 में यूरोपीय शक्तियों ने अफ्रीका का बंटवारा कर दिया। मासाईलैंड को ब्रिटिश केन्या और जर्मन तांगानिका के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचकर 2 भागों में बांट दिया। इससे उनके चारागाह बढ़ गए। खेती का विस्तार, ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने स्थानीय किसानों को खेती का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया। पहले जो जमीन चारागाह थी उसे खेतों में बदल दिया गया। राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना, सरकार ने बहुत बड़े चारागाह क्षेत्रों को गेम रिजर्व जैसे केन्या में मसाई मारा और तंजानिया में सेरेंगेटी पार्क में बदल दिया। इन उद्यानों में चारागाहों का प्रवेश और पशु चराना वर्जित कर दिया गया। सर्वश्रेष्ठ चारागाहों का कब्जा, गोरे बसने वालों ने मसाई समुदाय के सबसे अच्छे और उपजाऊ चारागाहों पर कब्जा कर लिया, जिससे मसाई लोग सूखे और बंजर इलाकों में सिमट कर रह गए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वन राष्ट्र की अमूल्य निधि हैं, व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाट का वृक्ष छाया क्षेत्र सूखा प्रभावित क्षेत्र, इसके कारण क्या है। छठे प्रश्न का उत्तर देखेंगे। वनों को राष्ट्र की अमूल्य निधि इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे न केवल पर्यावरण को संतुलित रखते हैं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसके कारण निम्नलिखित में पारिस्थितिकी संतुलन बना रहता है, क्योंकि वन ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है, कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद करते हैं। वर्षा और जल चक्र, वन बादलों को आकर्षित कर वर्षा लाने में सहायक होते हैं और भूमिगत जल के स्तर को बनाए रखते हैं। मिट्टी का संरक्षण करते हैं, पेड़ों की जड़ें मिट्टी को जकड़े रहती हैं, मृदा अपरदन से बचाव होता है। आर्थिक लाभ, वनों से हमें लकड़ी, गोंद, जड़ी बूटियाँ ये सब मिलता है। जैव विविधता, वन लाखों जीव जंतु और वनस्पतियों का प्राकृतिक आवास है। अथवा वाला देखेंगे इसका, राजस्थान गुजरात के भाग वाला, तो इसमें हो जाएगा राजस्थान गुजरात के लिए अरावली की स्थिति। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला मानसूनी हवाओं अरब सागर शाखा के समांतर स्थित है, जिसके कारण हवाएं बिना टकराए सीधी निकल जाती है और वर्षा नहीं होती है। नमी में कमी, बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं जब तक उत्तर पश्चिम पहुँचती तब तक उनकी नमी लगभग समाप्त हो चुकी होती। पश्चिमी घाट की वृक्ष छाया, पहाड़ों का अवरोध, पश्चिमी घाट के पहाड़ बहुत ऊंचे हैं, जब मानसूनी हवाएं से टकराती है तो पहाड़ के पश्चिमी ढाल पर भारी वर्षा करा देती हैं। पवन विमुख ढाल, जब ये हवाएं पहाड़ लांघकर दूसरी तरफ पहुँचती तो नीचे उतरते समय गर्म हो जाती हैं, उनकी नमी कम हो जाती है। वृक्ष छाया क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है, जिससे यहाँ सूखे की स्थिति बनी रहती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, गठबंधन सरकार का क्या अर्थ है। गठबंधन सरकार के परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री की शक्तियों की विवेचना कीजिए, अथवा स्वतंत्रता का अधिकार वास्तव में अनेक अधिकारों का समूह है, इसकी विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। गठबंधन का अर्थ, जब किसी राजनीतिक दल को चुनाव में स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता है तब कई दल मिलकर के गठबंधन सरकार बनाते हैं, शासन चलाते हैं।
प्रधानमंत्री की शक्तियाँ थोड़ी चुनौतीपूर्ण होती, निर्णय लेने में सीमाएं। प्रधानमंत्री अपनी इच्छा से अकेले बड़े फैसले नहीं ले सकता, उन्हें गठबंधन के अन्य सहयोगियों और दलों के नेताओं के साथ विचार विमर्श करना पड़ता है। मंत्रियों का चयन और समझौते की राजनीति। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अब देखते हैं इसके अथवा वाला। स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1922 तक 19 से 22 आर्टिकल 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। केवल अधिकार नहीं बल्कि इसमें कई तरह की स्वतंत्रताएं शामिल हैं। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन, संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, भारत में भ्रमण की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता, व्यवसाय की स्वतंत्रता, यही सब है। ठीक। जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता का संरक्षण। अब भाई इसको पढ़ लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मानव पूंजी निर्माण का अर्थ बताइए, आर्थिक विकास में इसका क्या महत्व है। और फिर ये क्वेश्चन है उसका हरित क्रांति वाला, दोनों का देखेंगे। मानव पूंजी का निर्माण का अर्थ है किसी देश के लोगों में कौशल यानी शिक्षा, ज्ञान और अनुभव के भंडार बढ़ाने की प्रक्रिया। और यहाँ पर देखिए, आर्थिक विकास में मानव पूंजी का महत्व, उत्पादकता में वृद्धि, नवाचार और तकनीक की उन्नति। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और फिर पढ़ लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, इसका अथवा वाला हरित क्रांति। हरित क्रांति का अर्थ है कृषि उत्पादन में होने वाली उस भारी वृद्धि से जो 1960 के दशक से मध्य आधुनिक तकनीकों और उन्नत बीजों के प्रयोग के कारण हुई थी। एम एस स्वामीनाथन भारत में माने जाते हैं इसके जनक। और भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने में योगदान। तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। थोड़ा वीडियो जल्दी से बनाने का प्रयास करूँगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कह रहा है कि इनके मानचित्र पे आपको दर्शाना। मित्र राष्ट्र में सम्मिलित किसी एक देश का नाम, केंद्रीय शक्ति में सम्मिलित किसी एक देश का नाम, और भारत के उस राज्य का नाम जहाँ गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग रहते हैं। अफ्रीका का वाच है जहाँ मसाइलैंड कहा जाता है। वह स्थान जो 1789 ईस्वी की क्रांति के समय फ्रांस की राजधानी था। बा सादा या। तो इसके आंसर देख लीजिए। मित्र राष्ट्र में सम्मिलित देश हो गया ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका। केंद्रीय शक्ति का देश हो गया जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगेरिया, ये वाले। और गुज्जर बकरवाल जम्मू कश्मीर। अफ्रीका का वाच है जहाँ मसाइलैंड, तो वो हो गया कीनिया, तंजानिया, पूर्वी अफ्रीका। व स्थान जो पेरिस। तो इनको सबको मैंने एक उस पर बना के दिखाया है ग्राफ पर, तो आप लोग ये ग्राफ देख लीजिए। मित्र राष्ट्र में एक देश फ्रांस, तो यहाँ पर देखो फ्रांस को दिखाया गया है। दूसरा है केंद्रीय शक्ति में एक देश जर्मनी, तो यहाँ पर जर्मनी को दिखाया गया है। तीसरा है भारत के उस राज्य का नाम जहाँ गुज्जर बकरवाल समुदाय रहते हैं, जम्मू कश्मीर, यहाँ पे जम्मू कश्मीर को दिखाया गया है। अफ्रीका का वाच है जहाँ मसाइलैंड क्षेत्र, केन्या तंजानिया क्षेत्र, ये आपको यहाँ पे केन्या तंजानिया मिलेगा। वह स्थान 1789 की क्रांति के समय फ्रांस की राजधानी था पेरिस। पेरिस फ्रांस ये यहाँ पे है, नहीं पेरिस फ्रांस, हाँ वो वहीं मिलेगा। आबा सादा या, ठीक, वो वहीं हो गया। आप देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के दिए गए मानचित्र को दर्शाइए। यहाँ पर देखेंगे इस मानचित्र को दिखाना है। भारत के पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट तक बहने वाली एक नदी का नाम, राजस्थान के मरुस्थल का नाम चिन्ह द्वारा, भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक बंदरगाह का नाम चिन्ह द्वारा, उत्तर प्रदेश की राजधानी, गुजरात में स्थित खाड़ी का नाम लिखना है। चलिए इसको मैंने इस तरीके से दिखाया है। देखिए, भारत के पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट तक बहने वाली नदी का नाम गोदावरी या कृष्णा, राजस्थान के एक मरुस्थल का नाम थार मरुस्थल, भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक बंदरगाह विशाखापत्तनम, चेन्नई या पारादीप, और उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, गुजरात में स्थित खाड़ी का नाम कच्छ की खाड़ी या खंबात की खाड़ी। अब इसको ग्राफ उस पर देखेंगे मानचित्र पे, तो यहाँ पर पहले का दिखाया गया भारत के पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट तक बहने वाली नदी कृष्णा नदी, तो ये ऑप्शन में आपको यहाँ पे दिखाया गया है। राजस्थान के मरुस्थल थार मरुस्थल ये आपको बा में दिखाया गया है, और पूर्वी तट पर स्थित एक बंदरगाह विशाखापत्तनम बंदरगाह ये आपको सा में दिखाया गया है, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ये आपको दा यहाँ पे, और गुजरात में स्थित खाड़ी का नाम कच्छ की खाड़ी समानांतर ये आपको या यहाँ पे दिखाई गई है। तो चलिए साथियों, मैंने आपको यहाँ पर पूरा पेपर मानचित्र सहित समझा दिया है, और आप लोग
अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है ज़रूर लाइक भी करें और इसको हाइप भी करें। ठीक, लाइक करें, हाइप करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि कमेंट, आपके कमेंट से ही जो है हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चों ने कमेंट किया। और हाई स्कूल का यदि आप बैच से जुड़ते हैं तो फिर आपको बहुत ही बढ़िया रहेगा। आप यदि जुड़ जाते हैं हमसे तो आपका हाई स्कूल में 95+ मार्क्स आने वाला है। तो देर ना करते हुए बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं हमसे। धन्यवाद।